ये पहला मौका है जब नौसेना दिवस पूरी उड़ीसा के तट पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि हैं। नौसेना अपनी पूरी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। सर, नौसेना दिवस आप इस बार पुरी में मना रहे हैं। आपने एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया 2047 तक का, जो वर्तमान में देश दुनिया के मौजूदा हालात हैं, नौसेना कैसे अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी। सबसे पहले आपको भी नौसेना दिवस की शुभकामनाएं और आपका पुरी में स्वागत है। यहाँ पर आज हमारी राष्ट्रपति जी आएंगी और चीफ गेस्ट आएंगी। ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन जो हम कर रहे हैं उसको ग्रेस करेंगी। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। और आपको पता है कि 4 दिसंबर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। 1972 से हम हर साल 4 दिसंबर को अपना नौसेना दिवस मनाते हैं और पिछले साल हमने ये वेस्ट कोस्ट में मनाया था। आपको पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर चीफ गेस्ट थे और इस साल हम यहाँ मना रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इतना उत्साह यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है from people of Odisha, and the kind of support which we have got from the government of Odisha is really heartening. तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो प्रोग्राम है आज शाम को वो अच्छा होगा और बहुत सारे देशवासी इसको देख पाएंगे वर्चुअल। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बीच, ब्लू फ्लैग बीच में भी बहुत सारे हमारे देशवासी आएंगे और ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को देख पाएंगे। आपने सही बोला कि 2047 तक का हमने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है 2 दिसंबर को। ये एक तरह से हमारी पूरी नौसेना को, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे जवान हो, चाहे डिफेंस सिविलियंस हो, उनको मेरा ये विजन स्टेटमेंट है कि हमें 2047 तक किस तरह से अपनी नौसेना को ले जाना है। चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग में हो, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, चाहे वो इंडक्शन ऑफ नीश एंड डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी में हो। और उसमें हमने कई मार्गदर्शन पॉइंट्स रखे हुए हैं। तो एक तरह से पूरी नौसेना को एक पेज में लाने के लिए हमने ये 2047 तक का एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। ज़रूरी नहीं है कि ये 2047 तक ऐसे ही चलेगा, क्योंकि जैसे आपने बोला है कि कई चीज़ें बदल रही हैं। जियोपॉलिटिक्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो और चाहे टैक्टिक्स हो इन सिक्योरिटी डोमेन, मैं सोचता हूँ कि सभी कुछ फ्लक्स में है और ये हर कुछ महीनों में, कुछ सालों में बदल रहा है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। तो इस अनिश्चितता में किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये एक हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन चैलेंज है और लीडरशिप चैलेंज है। और मैं जो हमारे लीडर्स हैं, हमारी जो डिसीजन मेकर्स हैं नौसेना के अंदर, उनको हरदम यही बताता हूँ कि किस तरह से हमें आगे जो लीडरशिप चैलेंज आएंगे उसको कैसे सरमाउंट करना है और आगे बढ़ना है अपनी नौसेना को और आगे ले जाने के लिए। तो फ्यूचर रेडी नौसेना के तौर पर अगर हम एसेट की बात करें, किस तरह के, कितने शिप आप देख रहे हैं, किस तरह के एसेट आप देख रहे हैं नौसेना आने वाले दिनों में? देखिए, फ्यूचर रेडीनेस में कई सारे सब एलिमेंट्स आते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिमाग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें फ्यूचर रेडी का मतलब है कि जो कुछ भी अनिश्चितताएं हैं, जो कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए क्या हम रिस्पॉन्ड करेंगे या हम रिएक्ट करेंगे। तो हम ऐसी नौसेना बनाना चाहते हैं कि जो हरदम तैयार रहे रिस्पॉन्ड करने के लिए, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, चाहे कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी हमारे एडवर्सरी के पास आ गई हो और उसको हम किस तरह से ओवरकम करेंगे टू इंश्योर दैट कि हमारे जो नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो कभी भी उन पे आंच ना आने पाए। और हमारा जो काम है नौसेना का, जो कि है मैरीटाइम सिक्योरिटी, चाहे वो ऑफशोर सिक्योरिटी हो, कोस्टल सिक्योरिटी हो या लार्जर मैरीटाइम सिक्योरिटी हो इन दी मैरीटाइम डोमेन, जहाँ तक हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट जाते हैं वहाँ तक भारतीय नौसेना हरदम तैयार रहनी चाहिए कि किस तरह से हमें इसको रिस्पॉन्ड करना है।
एक फ्यूचर के अगर चुनौतियों को हम देखें तो न्यूक्लियर सबमरीन परमाणु पनडुब्बी के क्षेत्र में नौसेना तेजी से काम कर रही है। सरकार ने भी 2 न्यूक्लियर सबमरीन को मंजूरी दी है। उस दिशा में कितना बड़ा इसको आप कदम मानते हैं और क्या किस तरह से नौसेना की ताकत बढ़ेगी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट से? देखिए, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स आर वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म्स और इनकी जो मंजूरी है गवर्नमेंट ने दी है वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जब ये हमारे नौसेना में इंडक्ट होंगी तो ये ह्यूज डेटरेंस पोटेंशियल के रूप में आएंगी। और क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर many days, months, and are virtually as of now undetectable. फ्यूचर में क्या होगा वी डोंट नो। तो जब ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स इंडक्ट होगी हमारे नौसेना में, तो इससे हमारी जो डेटरेंस कैपेबिलिटी है, सी डिनाइल कैपेबिलिटी है, एंड इवन अटैक कैपेबिलिटी, बिकॉज दे विल हैव द काइंड ऑफ वेपन्स विच कैन अटैक बोथ यूनिट्स एट सी एज ऑल्सो ऑन लैंड। तो हम इसको बहुत अच्छा कदम मानते हैं और इससे हमारी जो इन हाउस डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, हमारे जो सबमरीन बिल्डिंग कैपेबिलिटी है, उसको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। एंड द सेकेंड एंड थर्ड टायर इफेक्ट्स विल बी दैट जो हमारी एमएसएमईज हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, बाकी जो डिफेंस इकोसिस्टम है, उससे को भी इससे फ़ायदा होगा। इसी से जुड़ा एक सवाल, हाल में नौसेना ने K4 मिसाइल का भी एक परीक्षण किया, उस को कैसे आप देखते हैं, कैसे नौसेना की ताकत उससे बढ़ेगी? देखिए, ये तो SSBNs आर मेंट फॉर द सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ द फर्स्ट अटैक, बिकॉज वी हैव गॉट अ पॉलिसी कि हमें नो फर्स्ट यूज़, हमारी जो पॉलिसी है उसमें जो SSBN का रोल है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट उठा जाता है, बिकॉज सम पीपल कंसिडर दे कि ये सबसे रिलायबल जो एलिमेंट है हमारे न्यूक्लियर ट्रायड का, वो है SSBNs, क्योंकि वो अंडर वाटर रहती हैं और डिटेक्ट नहीं हो सकती हैं इजीली और मूव भी करती हैं, सो दे आर नॉट स्टेशनरी। तो इसलिए SSBN विच कैन फायर ए वेपन ऑफ दैट काइंड ऑफ रेंज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेबिलिटी हमारी रहेगी कि हम दूर तक, अगर ज़रूरत पड़ी, हमारे ऊपर कभी अगर हमला हुआ तो दूर तक हम भी वहाँ पर हमला कर सकते हैं। तो अभी अगले कुछ दिनों में रक्षा मंत्री रूस की यात्रा पर जाएंगे, आप भी उनके साथ होंगे। कुछ पिछले लंबे समय से रूस यूक्रेन युद्ध की जो हालात हैं उसके बीच में ऐसे कौन से हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो जिन पर बात हो सकती है या जिन चीज़ों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे रूस के साथ? ये तो देखिए, एनुअल डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए हमारे रक्षा मंत्री जा रहे हैं IRIGC के तहत, जो होती है डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, और जो ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर लेवल के होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होते हैं, उन पर बातचीत होगी। और साथ में ऑनरेबल रक्षा मंत्री ने हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू कमीशन, जो हमारा शिप है वहाँ पे तुशील, INS तुशील बन जाएगा, जो कमीशन हो जाएगा कैलिनिनग्राड में। तो वहाँ पर भी आधे दिन के लिए जाएंगे और शिप कमीशन करके फिर वापस आएंगे और बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट होगा, क्योंकि जो ये जहाज़ है ये इट्स ए वेरी पावरफुल शिप, स्टेल्थ फ्रिगेट है, जैसे आपको पता है। कई सारी नई कैपेबिलिटीज़ के साथ आ रहा है। हल भले रशियन बना हो, बट इसमें कई सारे ऐसे वेपन सेंसर्स इक्विपमेंट हैं जो भारत से गए हैं और भारत में बने हुए हैं। तो हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से कमीशन हो और हमारी नौसेना में जुड़े। तो एक तरह से आखिरी 2 शिप होंगे जो हम बाहर से लेंगे, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर भी नौसेना बहुत तेजी से काम कर रही है। तो उस फ्रंट पे आप कैसे देखते हैं, चाहे शिप बिल्डिंग हम अगर बात करें? बिल्कुल, आपने सही बोला है। मेरा भी यही मानना है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई इसके बाद कोई जहाज किसी बाहर शिपयार्ड में बनेगा। अब जो कुछ होना है सब वो भारतवर्ष में ही होगा। और आपको पता ही है कि अभी 63 शिप्स एंड सबमरीन्स
इन इफेक्ट 62 ships and 1 submarine are under construction, चाहे वो DPSUs हों, PSUs हों, प्राइवेट शिपयार्ड्स हों, और हमें 31 शिप्स एंड सबमरीन्स का और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिला है, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन हो जाएगा तो वो भी भारतीय शिपयार्ड्स में ही बनेंगी। तो 63 + 31 इज 94, तो 94 जहाज और शिप्स एंड सबमरीन्स जो है कि हमारे शिपयार्ड्स में बनेंगे। दे विल क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। शिप बिल्डिंग, ये हमने नहीं बोला है, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि एवरी रुपी स्पेंट ऑन शिप बिल्डिंग हैज़ ए 1.82 रुपी सर्कुलेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, और इसका जो जॉब क्रिएशन में मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो 6.4 टाइम्स है, क्योंकि जैसे विक्रांत की अगर हम बात करें तो उसमें ही 500 MSMEs ने हमने काम किया था, और इट क्रिएटेड जॉब्स फॉर मैनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो शिप बिल्डिंग ऐसा सेक्टर है जहां पर, और मैं केवल वॉर शिप बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इवन मर्चेंट शिप अगर हम बिल्ड करेंगे तो वहां पर भी इस तरह के जॉब क्रिएशन के वो जो मिलते हैं, और ये देश के लिए अच्छा है। सर, हमारे जो दोनों विमान वाहक युद्धपोत हैं NS विक्रांत और विक्रमादित्य, उस पर अभी क्योंकि MiG-29 ही ऑपरेट कर रहा है, रफाल की बात हो रही है, तो कब तक आपको लग रहा है कि रफाल इस पर उड़ान भरना शुरू कर देगा? 26 रफाल एयरक्राफ्ट ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के द्वारा इंडक्ट किए जा रहे हैं, और बहुत ही एडवांस स्टेज पे हैं। जैसे ही CCS अप्रूवल मिलेगा उसके बाद IGA इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन होगा, इट इज़ लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, और उसके 36-37 महीने के बाद फर्स्ट रफाल जो यहाँ पर हमें दे दिया जाएगा। इसके साथ हमारे पायलट्स, हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स, उनकी भी ट्रेनिंग होगी, और उनको वहाँ फ्रांस जाकर ट्रेनिंग में मिलेगी। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ फैसिलिटीज़ भारतवर्ष में भी क्रिएट किए जाएंगी, चाहे वो MROs फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो मेंटेनेंस वाली फैसिलिटीज़ हों, जो कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि फ्रांस के बाहर ये फर्स्ट टाइम कहीं और किसी कंट्री में हो पाएंगी। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर भारतवर्ष एक हब बन सकता है रफाल एयरक्राफ्ट का। जैसे आपको पता ही है कि एयरफोर्स के पास भी रफाल एयरक्राफ्ट हैं, और हमारे पास हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ के पास हैं। तो एक तरह से ये हम लोग यहाँ पर एक हब बना सकते हैं, स्पेशली फॉर स्पेयर पार्ट्स, स्पेशली फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, और उनका जो इंजन है M88, उसके कुछ जितने पार्ट्स हैं उनका जो MRO है वो भी शायद यहाँ बनाने की कोशिश वो लोग करेंगे। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है। तो एक सवाल, फ्यूचर वेपन की हम बात करें, चाहे AI का इस्तेमाल जिस तेजी के साथ हो रहा है, ड्रोन के सेक्टर में भी आप तेजी से काम कर रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन को लेकर अभी क्या स्टेटस है, कब तक ये भारतीय नौसेना का हिस्सा हो पाएगा? या 31 प्रेडेटर ड्रोन्स MQ-9B का कॉन्ट्रैक्ट 15 अक्टूबर को साइन हुआ था, और इसमें इंडियन नेवी वाज द लीड एजेंसी। तो हमें खुशी है क्योंकि ये बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली फॉर सर्वेलेंस। हमने देखा है कि जो हम अभी 2 हेल RPS जो लीज पे हैं अंडर द कोको मॉडल, उनको जो हम पिछले करीब 4 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, उससे अच्छे रिजल्ट मिले हमें। और ये ऐसी मशीन्स हैं जो कि up to 30 hours they can remain in the air and provide the kind of surveillance efforts which is required in these vast oceans. So ये बहुत बड़ी capability होगी, but will they be adequate? I think will require more. So all that will be obviously indigenous thereafter, चाहे वो हेल कैटेगरी में हो, चाहे मेल कैटेगरी में हो, चाहे वो उससे भी छोटे जो UAVs हैं, वेरियस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे इंडियन पार्टनर्स के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों सालों में हमारे जो देश के स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, और बाकी जो डिफेंस इकोसिस्टम है, वो हमें ऐसे सॉल्यूशंस देगी जिसकी हमें ज़रूरत है।
एक साल से इससे जुड़ा हुआ आपने जो दो कमेटियां बनाई हैं आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के, उनको किस तरह का रिस्पांस उसको लेकर आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स हैं। NIIO के बारे में आपने सुना होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाए हैं। बट हमने दो स्पेशल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की थी कि जो कि इंडस्ट्री में जाएं, बेसिकली टू शो द प्रोएक्टिवनेस ऑफ द नेवी कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो आपके पास है और हम यूज़ कर सकते हैं टू एनहेंस आवर कैपेबिलिटी, या फिर जो हमारी कमियां हैं हमारी कैपेबिलिटी में उनको प्लग करने के लिए शॉर्ट टर्म में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हम चल रहे हैं। अभी मैंने एक साल का टाइम दिया था कि ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी हम जरूर इंडक्ट करें एक साल के अंदर, जिससे कि जो हमारे स्टार्टअप्स और MSMEs हैं उनको बढ़ावा मिले कि अगर वो काम करना चाहें देश के लिए तो देयर इज़ रिक्वायरमेंट इन द आर्म फोर्सेस, और उनका हम स्वागत करते हैं। और मैं जानता हूं कि अगले कुछ महीने सालों में आपको इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, हमारे जो आसपास समुद्री मोर्चे की जो चुनौतियां हैं, अगर हम चीन और पाकिस्तान को देखें, और तब जबकि चीन पाकिस्तान को लगातार उनकी नौसेना को मजबूत करने में मदद कर रहा हो, इन दोनों मोर्चों पर, समुद्री मोर्चे पर जो हमारे बिल्कुल नजदीक की चुनौती है, इनको आप कैसे देखते हैं इस वक्त के जो हालात हैं? ये ऑब्वियसली गंभीर विषय है और इसको हम रेगुलरली इसका जो रेडीनेस हमारी जो है इस चुनौती को करने के लिए किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसका हम लोग अवलोकन करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने बोला कि हमारा मेन एम है कि हमारे जो सामुद्रिक हित हैं उन पर कोई आंच ना लगा सके। तो ये हम जानते हैं, जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमें ऐसा लगता है, हमारा जैसा अजम्पशन है, हमारी ऐसी रीडिंग है, हमारी ऐसी एनालिसिस है कि चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है कि उसकी नेवी और मजबूत हो, और वो सबके सामने है, वो तो ओपन डोमेन में भी है। तो वो तो गिवन है अभी। अगर ऐसा है और ऐसा होने वाला है तो हम फिर क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, हमारा जो ट्रेड है, हमारे जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो उस पर कोई आंच ना लगा सके, और हम उसके ऊपर अपना पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पूरी नौसेना बिल्कुल इस वचनबद्ध है कि हम जो हमारे सामुद्रिक हित हैं, हम उनकी सुरक्षा कहीं भी, कैसे भी, कभी भी करेंगे। इससे जुड़ा एक छोटा सवाल सर, हमने देखा हाल के दिनों में बहुत सारे नौसेना ने, कोस्ट गार्ड ने, समुद्री दोनों, बात करें अरब सागर में भी, दूसरी तरफ भी बड़ी मात्रा में लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। ये भी इसको एक चैलेंज के तौर पर आप देखते हैं? हाँ, नौसेना के कई सारे काम होते हैं। ऑफ कोर्स मेन एम इज टू रिमेन कॉम्बैट रेडी एंड इंश्योर दैट वी हैव an effective ordnance delivery on target. That is our main role, to deter war, and if it is forced upon us, then win it decisively at sea. So that is our primary role and that is where we are focused. लेकिन नौसेना और बहुत सारे काम करती है। कांस्टेबलरी रोल है, जैसे आपने बोला है, इसमें हम चाहते हैं कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी या गतिविधियां ना हो समुद्र में जो कि रीजनल सिक्योरिटी के लिए और हमारे देश के लिए हानिकारक हो। और ड्रग्स प्रॉब्लम तो सभी के लिए हानिकारक है, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो। तो इसमें भी हम ध्यान रखे हुए हैं और पार्टनर नेशंस के साथ मिलकर, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कोऑपरेशन हो, उसके साथ मिलकर भी हम काम कर रहे हैं और अकेले भी काम कर रहे हैं। और पिछले महीने ही हमने काफ़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, जो कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोली थी। तो ये हमारा एक तरह से पीस टाइम रोल है, बट लाइक आई सेड, आवर मेन रोल इज ऑलवेज टू रिमेन कॉम्बैट रेडी एंड टू बी रेडी टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशंस एनीवेयर।
आज तक से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बहुत विस्तार से हमें बताया कि नौसेना के सामने भविष्य की क्या चुनौतियां हैं, उनसे निपटने की उनकी क्या तैयारी है। कैमरा अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, पूरी आज तक।